अच्छा सार्थक भाई, एक चीज बताओ, एक हाई वैल्यू मैन कैसे बन सकता है कोई, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? टॉक्सिक मैन होता क्या है, और एक नाइस मैन क्या होता है? She started getting very close to me और तब मेरे को अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं था कि I can get any girl that I want। तो तब मेरा क्या माइंडसेट था, हाँ जो एक लड़की आ रही है वही मिल सकती है। तो वहां पे मैंने अपने दोस्त पे चीट कर दिया था उसी वजह से। गर्ल्स ऑल्सो ना, वो जो वैलिडेशन उन्हें अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिलता है ना, वो उसके बेस्ट फ्रेंड से लेने लगती है। एक टॉक्सिक मैन होता है, उसको पता होता है कि एट द एंड रिलेशनशिप में सेक्स इज इंपॉर्टेंट। अगर वो लड़की उसे सेक्स नहीं दे रही है देन ही विल डेफिनेटली लीव दैट रिलेशनशिप। वेयर एज एक नाइस गाय क्या होता है, उसका फंडा क्या रहता है कि वो हर चीज लड़की के लिए इसीलिए करेगा सो दैट वो लड़की उसके साथ एट द एंड सो सके। वो सब कुछ करने को राजी हो जाएंगे। एग्जैक्टली वो उस बस एट द एंड, ताकि वो लड़की खुद इनिशिएट कर दे, क्योंकि उनके अंदर इतना गूदा नहीं होता है भाई कि वो डायरेक्टली बोल पाए एंड टेक व्हाट ही वांट्स। मेरे पास सबसे ज्यादा केसेस इसी सिचुएशन के आते हैं, और मेरे पास दोनों साइड से आते हैं। या एक तरफ बॉयफ्रेंड परेशान है, उसको पता है लड़की उसके अलावा और भी ऑप्शंस रख रही है, और इस तरफ का जो लड़का होता है वो लड़का भी मुझे बोल रहा होता है कि ये लड़की को ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, ये मुझे डोरे डाल रही है, मैं क्या करूं। कि लैक ऑफ मैस्कुलिनिटी लड़कों में, जिसकी वजह से लड़कियां खुद उनसे अट्रैक्ट नहीं हो रही। लड़कियां कितना भी बोले कि हमें मैस्कुलिन, कंट्रोलिंग, डोमिनेंट लड़का नहीं चाहिए, ठीक है, बट देखो क्या हो रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की डेट में कि गर्ल्स आर बिहेविंग लाइक अ मैन टू इम्प्रेस अ मैन, एंड मेन आर बिहेविंग लाइक गर्ल्स टू इम्प्रेस गर्ल्स। रियलिटी में आपके हिसाब से प्यार कुछ है? नहीं, इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है। यू आर डिपेंडेंट ऑन मी फॉर समथिंग, मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ किसी चीज के लिए। आप कुछ लेके आते हो, मैं कुछ लेके आता हूँ, तो वो मेरे हिसाब से तो देखिए, लव, द ओनली फॉर्म ऑफ लव दैट आई हैव सीन द बेस्ट इज हमारी मॉम एंड अस। दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। वहां पे मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोटिस की है वो है एल्विश यादव। एल्विश यादव का मुझे ये नहीं पता कौन जीतेगा, मैं सपोर्ट क्या, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ इस मामले में, क्योंकि मेरा इंक्लिनेशन इन चीजों में ज्यादा जाता ही नहीं है। लेकिन मैंने जितनी भी क्लिप्स देखी है कि कैसे एल्विश यादव एकदम से ऑटोमेटिकली ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द हाउस। यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, व्हेन ही स्पीक्स इट इज लाइक अ कमांड। जैसे कि अभी रिसेंट का किस्सा है, केस आया है एसडीएम ज्योति मौर्य का, आपने सुना होगा। Yes. बहुत ट्रेंड पे भी हुआ है वो, बहुत ज्यादा उस पे विवाद चल रहा है। सो आपके अकॉर्डिंग क्या व्यू है आपके? सो हाय, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अवर न्यू एपिसोड ऑफ द वीटी शो। सो आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा पावर पैक्ड होने वाला है, और आज के जो गेस्ट है हमारे साथ भाई, वो जो सिखाने वाले हैं आज आपको। आज इस एपिसोड को एंड तक देखना, और इस एपिसोड के एंड तक ना आप सिग्मा मेल बन चुके होंगे। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा हताश फील करते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इस वीडियो के एंड तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा, और आप अपने आप को अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल महसूस करोगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर पॉडकास्ट विद सार्थक भाई। हेलो अरुण। सार्थक भाई पुणे से डायरेक्ट आए हैं दिल्ली हमारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए, और आज आपको बहुत ही मजेदार चीजें बताने वाले हैं, और जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। बिल्कुल। सो सार्थक भाई, पहले तो अपने बारे में बता दो, जिन लोगों को आपके बारे में नहीं पता। भाई, जिन लोगों को मेरे बारे में मैं नहीं पता है, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं डेटिंग, मेंस की डेटिंग, पर्सनालिटी, बाकी ओवरऑल जो बीइंग अ मैस्कुलिनिटी है, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी लड़कों की ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। सो भाई देखो, सिंपल सा है भाई, सिग्मा मेल बनाते हैं तो जो मेल अपने अंदर मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक बिल्ड नहीं कर पाते, उनके अंदर कहीं ना कहीं फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स आ चुकी है, तो उसको तोड़ के भाई मैस्कुलिन बनाने का काम है भाई का। बिल्कुल। सो आज इस वीडियो में आपको हम सिग्मा मेल बनाने के लिए आ रखे हैं। सो भाई बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, मतलब जैसे हमारे इंडियन जो मेल्स हैं वो कहीं ना कहीं वीक होते जा रहे हैं, डे बाय डे वीक होते जा रहे हैं, और उनकी जो पर्सनैलिटी है ना, जो पहले हुआ करती थी, अब वो नहीं है ना। उनको वो रिस्पेक्ट मिल रही है ना, वो प्यार मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं ना अंदर से भी अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। ठीक है, वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील ही नहीं करते। सो आपके इसके ऊपर क्या व्यू है? देखिए, सबसे पहली बात है ना, आज की डेट में जिस तरह से चीजें एकदम मॉडर्नाइज हो चुकी है ना,
आदमी जिस चीज के लिए बना है ना, उसे वो करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आज के बीइंग अ मैन आपको क्या करना होता है? सुबह उठो, ऑफिस जाओ, ऑफिस से आओ आओ खाना वाना खाओ, सो जाओ, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो मेल हॉर्मोन्स जिसके लिए हमें मेल बॉडी दी गई है, जो मस्कुलैरिटी दी गई है, मेन आर मेड फॉर फाइटिंग। इसीलिए हम लोगों को अगर आप देखो तो फिजिकली ज्यादा डोमिनेंट और एग्रेसिव बनाया है, ताकि हम लोग डिफिकल्ट सिचुएशंस में फाइट कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। तो आवर बॉडी इज एवरीथिंग फॉर अस। और आज की डेट में क्या हो रहा है, आप सो के उठे, गए ऑफिस में, ऐसे बैठ गए, वापस आए, सो गए। तो आपको जो मैन बनाया है वो मैन आप यूज ही नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से ऑब्वियसली एज एन धीरे धीरे चीजें इवॉल्व होती हैं। पिछले 100 साल 50 साल, आज की डेट में मॉडर्नाइजेशन इतना ज्यादा पीक पे हो चुका है कि उसको वो एग्रेशन आ ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से हम लोग बोल रहे हैं ना टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी ड्रॉप हो रहे हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ऐसी डिफिकल्ट स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में ही प्रोड्यूस होता है, और वो अब हो नहीं रहा है क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज नहीं है। तो बेसिकली क्या है, लाइफस्टाइल इतना ज्यादा खराब हो चुका है, लोगों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है। बिल्कुल, ना तो उनकी डाइट अच्छी है, ना तो वर्कआउट करते हैं। Workout. सिर्फ और सिर्फ उनका क्या रूटीन है, सुबह उठते हैं, रात को लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, ना वर्कआउट होता है, जाते हैं ऑफिस में सीधा अपने कंप्यूटर पे मतलब नेचर से दूर हो गया है आदमी नेचर से दूर हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो पूरी सोसाइटी है उसका एक पार्ट बन चुका है। तो वही है ना, आज की डेट में जैसे इक्वालिटी भी बोलो, लड़का और लड़की में वो इक्वालिटी इसीलिए आ गई है क्योंकि लड़कों के लिए लड़कों वाले काम बचे ही नहीं है ठीक से। यही एक बात है। अभी एक रिसर्च आई थी कि यूएस में पहली बार ऐसा हुआ है कि अगर जहां पे एक लड़का किसी कंपनी में मैनेजर है, तो वहां पे उसी कंपनी में 3 लड़कियां मैनेजर है। सो मतलब क्या हो गया है कि जो लड़कों का जो रेशियो है ना, वो लड़कियों के रेशियो से जो ज्यादा हुआ करता था कभी, अब वो कम हो चुका है। राइट, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, एक कहीं ना कहीं अब है तो अंदर से हम लोग भी मर्द, ठीक है, तो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, इसीलिए आप देखिए लड़कों का ना पढ़ाई में मन नहीं लगता है। एक आदमी जो बना है बाहर जाए, लड़ाई करे, दंगे करे, मैं एक बात, दंगा मतलब वैसा मत लीजिए, फिजिकल एबिलिटीज को अपनी यूज करे, मैं वायलेंस नहीं प्रमोट कर रहा हूं। तो उसको क्या है भाई, तुम एक कॉपी के सामने, एक लैपटॉप के सामने बैठ जाओ, तो उसके जो इनर हार्मोन्स होंगे ना, वो उसे खुद फील करेंगे कि यार तुम कितने आइडल हो चुके हो। वो जो काम कर रहे हैं, मान लो अगर पढ़ाई का भी हो, ऑफिस का भी हो, अगर वो बड़े पर्पज से कनेक्टेड नहीं होगा ना, तो लड़के अपनी मैस्कुलिनिटी से दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से दे डोंट फील देमसेल्व्स, उनको अपना खुद का अस्तित्व नहीं लगता है, तो उनका मन नहीं करता है। ये एक बात हो जाती है। तो उसकी वजह से ना ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है लड़कियां आगे निकल रही है, नहीं तो लड़के ऐसे ही ठस होके बैठ जाए। एक कहावत है, आप आदमी को खाना दे दो और सेक्स दे दो और एंटरटेनमेंट, उसको उसके बाद कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। तो ये एक बात आ जाती है। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट विमेन आर वर्किंग और आदमियों से आगे निकल रही है, नहीं तो ये उठेंगे नहीं जल्दी। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, जैसे ये सिग्मा मेल और अल्फा मेल, क्या ये मेरे को टर्म समझ में नहीं है, एक बार टर्म बताओ। देखिए क्या होता है, मैस्कुलिनिटी पे ना जो आदमियों को ना एक अलग अलग लेवल्स पे रखा गया है, ठीक है। जैसे ये नीचे से स्टार्ट होता है, ओमेगा मेल, गामा मेल, ऐसे कर करके ना उसके ऊपर आते हैं बेटा मेल्स, उसके ऊपर आते हैं अल्फा मेल्स। तो गामा और डेल्टा में हम ज्यादा नहीं बात करेंगे। बेटा मेल्स मतलब अ मैन विदाउट अ पर्पस, जो प्रोक्रेस्टिनेट करता है, लेजी होता है, अपनी मर्दानगी से जो बहुत ज्यादा दूर होता है, नाइस वेज का यूज करता है लोगों को मैनिपुलेट करके आगे बढ़ने की, बिकॉज वो डेंजर को अवॉइड करता है। वो कहीं ना कहीं सेफ जोन में रहना, सेफ जोन में वो सरवाइव करना चाहता है, विच इज अ फेमिनिन वे, ठीक है। बिकॉज जैसे लड़कियों के अंदर एक एबिलिटी होती है कि उनका जो माइंड है और उनका जो बोलने का स्टाइल है, वो उनको लाइफ में सरवाइव कराता है। तो बेटा मेल्स वही सेम फ्रेमवर्क यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं अल्फा मेल्स, जो ये जो हायरार्की है फिजिकल डोमिनेंस की, उसके टॉप पे रहते हैं, एंड दे आर हाईली सोशल। मतलब वो किसी जगह जाएंगे तो वहां पे एवरीबडी चूजेस देम एज देयर लीडर ऑटोमेटिकली, क्योंकि उनका बॉडी लैंग्वेज और ऑरा ऐसा होता है। तो अल्फा मेल और सिग्मा मेल का मेजर डिफरेंस ये होता है कि अल्फा मेल जो होता है ना, वो सोशली बहुत ज्यादा इनकलकेटेड रहता है, लोगों के बीच में इन्वॉल्व रहता है। वेराज सिग्मा मेल को हम लोग बोल सकते हैं एन इंट्रोवर्ट अल्फा मेल, जो लोगों से ज्यादा बातें नहीं करता है, वो अपने में रहना पसंद करता है। हाँ, बट वो एक तरह का अल्फा है जो लोगों से ज्यादा वो नहीं रखता है तालमेल। मतलब बेसिकली तालमेल भी नहीं है, वो लोगों को इतना फक ही नहीं देता। हाँ, बेसिकली वो अपने आप को इतना
कंप्लीट मानता है कि उसको Complete. दूसरों की जरूरत नहीं है, हाँ, दूसरों के exactly. बेसिकली वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, वैलिडेशन right? की कोई जरूरत नहीं है, राइट। और अल्फा जीता ही मतलब एक वैलिडेशन के सेंस में ही है। उसे पता है जब तक मैं इसको डिफीट नहीं करूंगा, इसको अपने कंट्रोल में नहीं लूंगा, वो तब तक ही डजंट फील लाइक अल्फा। तो ये एक लेकिन बात है। हाँ, लेकिन सिग्मा में ऐसा नहीं, सिग्मा बोलता है कि भाई मैं अकेला ही काफी हूँ। हाँ हाँ हाँ, और उसकी पर्सनैलिटी ही वैसी, जब आप अपने आप को सोचने लग जाओगे तो Right. आपकी पर्सनैलिटी वैसी बन जाती है, बिल्कुल, राइट? एग्जैक्टली। जैसे सिग्मा और अल्फा का कॉन्सेप्ट तो अब समझ में आ चुका होगा सबको। सिग्मा मेल बना कैसे जाता है? क्या क्या चीजें हम एक आदमी को करनी पड़ेगी एक सिग्मा मेल बनने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक आदमी की लाइफ में जो होती है ना, मैं एक बात बताऊं आपको, सिग्मा मेल इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ मेल। सिग्मा एंड अल्फा, इन दोनों को कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं बोलना चाहिए ये बेटर है या ये बेटर है, ठीक है? तो अगर आप बात करो सिग्मा मेल की या आप बात करो अल्फा मेल की, you should have a great purpose in life. They believe in मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि गॉड ने हमें एक पर्पस दिया है। वो अपना जो मेन कोर रहता है ना लाइफ का, वो इस तरह से फील कर लेते हैं कि ये काम मुझे नेचर ने दिया है, दिस इज द रोल असाइन टू मी इस धरती पे रहने के लिए। तो वो पर्पस आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज, यू शुड बी अ कॉम्पिटेंट मैन। आप जो भी करो, यू हैव टू बी द बेस्ट उस काम में, आपको सबसे बेस्ट होना ही होना होता है। एंड जिसकी वजह से ना वहां पे आ जाता है डिसिप्लिन, वहां पे आ जाता है आपका हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, तब आप किसी काम में मास्टरी कर जाते हो, जिसकी वजह से चाहे वो लड़कियां हों, चाहे वो सोसाइटी के लोग हों, दे ऑटोमेटिकली चूज यू एज देयर लीडर, क्योंकि उन्हें पता है यू आर द बेस्ट एट दिस पर्टिकुलर थिंग एंड यू बिकम बेस्ट व्हेन, जब आपको अपना पर्पस पता चल जाता है, राइट? ये एक बात है। सो बेसिकली एक सिग्मा मेल बनने के लिए आपको लाइफ में एक पर्पस की जरूरत है, Purpose की जरूरत और आपको उस पर्पस के पीछे भागना है, ना कि हाँ, लोगों के पीछे। बिल्कुल, क्योंकि जब आप पर्पस के पीछे भागोगे तो लोग आपके पीछे अपने आप बिल्कुल ही भागेंगे। ऑटोमेटिकली। और मैं एक छोटा सा, क्या होता है अभी पर्पस पे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि पर्पस क्या है यार। पर्पस बेसिकली एक ऐसा होता है, एक होता है अल्टीमेट मोटिव अपनी लाइफ का, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा तो मेनली यही है कि भाई लड़कों को स्ट्रांग बनाना है, उनको डिप्रेशन से निकालना है। डिप्रेशन में आदमी तब जाता है व्हेन दे नो कि कुछ गलत हो रहा है, बट दे डोंट रियलाइज व्हाट इज रॉन्ग। तो उसकी वजह से ना ये जैसे एक मेरा पर्पस है। अब मेरा पैदा होते से ये पर्पस नहीं बना था, ठीक है? आई चोज सम अदर पर्पस। उसके बाद जैसे मैंने पहला पर्पस बनाया कि नहीं भाई बॉडी बनानी है, ठीक है? फिर मैंने बॉडी बनाई तो क्या हुआ, मुझे बॉडी तो बन गई, बट अंदर से मैं अभी भी एक सॉफ्ट बेटा मेल जैसा ही फील करता था, क्योंकि मैंने अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए पहले फिजिकली बना लिया, जो कि आज की डेट में बहुत लड़कों के साथ हो रहा है। जिम जा रहे हैं बट दे आर वेरी सॉफ्ट इनसाइड, स्टिल सॉफ्ट इनसाइड। तो उसकी वजह से उनकी जो बॉडी है ना, वो उनके लिए एक नेगेटिव खींच के ले आती है, क्योंकि जब बात करो उनसे करो, दे रियलाइज कि ये वीक है। तो वो समझ में आ जाता है कि ये आदमी अंदर से कमजोर है, इसीलिए इसने बॉडी बनाई ताकि ये लोगों को एक स्ट्रांग होने का वो दे सके, अपीयरेंस, ठीक है? तो मैंने देखा है। तो फिर एक मिनट इसी को कंप्लीट कर देता हूं मैं, जिसके लिए आपको बॉडी के साथ इंटरनली आपका जो माइंड होना चाहिए, आपके जो सोशल स्किल्स होने चाहिए, वो बहुत अच्छे होने चाहिए। तो जैसे मैंने सोचा कि पहले बॉडी बनाऊंगा, फिर मैंने अपनी इंटरनली अपना माइंडसेट, स्पीच, इन सब के ऊपर काम किया। ऐसे करके ना धीरे धीरे आपको लाइफ खुद पर्पस देती जाती है। अच्छा इसके बाद ये है, ये है, तो ये मैं एक पर्पस बता सकता हूँ आपको। इट चेंजेस विद टाइम, इट इवॉल्व्स, पर्पस भी ग्रो होता है, बड़ी से बड़ी चीज। जैसे आपने बात करी है कि आपको डिप्रेशन किल करना है, लोगों के जो भी मेल है मेल्स में, उनमें से आपको डिप्रेशन बिल्कुल हटाना है। हाँ। तो डू यू बिलीव इन डिप्रेशन? डिप्रेशन देखिए क्या होता है। डिप्रेशन तो वैसे देखो, मैं एक बात बता देता हूँ। अ मैन हु इज डिसिप्लिन्ड, हु हैज अ पर्पस, हु इज वर्किंग ऑन हिज बॉडी, eating and cooking good food for himself, he doesn't have time to be depressed, to be honest, राइट? ठीक है? तो इन क्लिनिकल टर्म्स हाँ डिप्रेशन होता है, ठीक है? और डिप्रेशन का इट इज लाइक अ लूप यू स्टे इन। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे बैठ के, डिप्रेशन इज जस्ट ओवर थिंकिंग, मैं यहाँ पे बैठ के आई एम थिंकिंग कि आई एम डिप्रेस्ड एंड मैं यहाँ से उठ नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ से उठ के कुछ कर नहीं रहा हूँ, कुछ चेंज नहीं ला रहा हूँ, तो मैं यहीं पे फंसा देता हूँ, ठीक है? डिप्रेशन इज लाइक तुम्हारे सामने एक सीढ़ी लगी है एक होल में से बाहर निकलने की, बट तुम वो सीढ़ी नहीं चढ़ रहे हो बिकॉज यू हैव बीन पैरालाइज्ड बाय डिप्रेशन। ये मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू इट इवेंचुअली, एवरीबडी डज। तो आजकल वो टर्म थोड़ा ज्यादा ही कॉइन हो गया है, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग। एटलीस्ट जब अवेयरनेस आ जाती है तो प्रॉब्लम्स ऐसे ही हट जाती है, खत्म भी होने लगती है। अच्छा, व्हाट आई थिंक
जैसे आपने जो बोला एकदम वैलिड पॉइंट है, बट कहीं ना जो लोग है ना इसको मैनिपुलेट करके ना इस पे भी प्ले कर रहे हैं। हाँ। कैसे? डिप्रेशन, लोगों को पता ही नहीं है डिप्रेशन क्या है, लोग किसी भी चीज को डिप्रेशन बोल दे रहे हैं। बट व्हाट आई थिंक, अकॉर्डिंग टू मी ना, जो डिप्रेशन है ना वो कुछ भी नहीं है। डिप्रेशन इज जस्ट व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को वीक समझ रहे हो ना, तो आपको डिप्रेशन, अगर आप सोच रहे हो ना कि मेरे को डिप्रेशन है, तो आपको डिप्रेशन है। मतलब ये बेसिकली एक तरीके से है, एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप किसी घर में गए हो और वो घर आपको किसी ने बता दिया कि भाई ये घर है हॉन्टेड, ठीक है, लेकिन आप हॉरर में बिलीव ही नहीं करते, आप भूतों में बिलीव ही नहीं करते। अगर आप बिलीव नहीं करते तो आपको उस घर में कोई भी डर नहीं लगेगा। एग्जैक्टली। बट अगर आपकी फटती है ना भूतों से, हाँ, तो आप गए। तो आप किसी भी घर में चले जाओ, वो आपके लिए हॉन्टेड है। एग्जैक्टली। सो यही है जो आजकल लोगों के साथ हो रहा है। उन्होंने डिप्रेशन को इतना बड़ा बना दिया है बिकॉज उनकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है। एग्जैक्टली। दे आर लिविंग देयर लाइफ विदाउट पर्पस, एंड वो सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही वो फोन पे लगते हैं, ठीक है, स्क्रॉल करते हैं, वो टाइम खराब करते हैं अपना। उनकी लाइफ का कोई भी गोल नहीं है, सुबह उठ के कोई काम करना है, क्या करना है यार। तो उनकी लाइफ में वो डिप्रेशन नहीं है भाई, वो आप अपने आप से लड़ रहे हो, वो लेजीनेस है, वो लेजीनेस है, वो आप अपने आप को ना छुपा रहे हो। एग्जैक्टली। अपने आप को एक एक्सक्यूज दे रहे हो। राइट। दैट इज ओनली एक्सक्यूज। आपका वो ब्रेन में जितना टाइम आप स्क्रॉल करते हो ना, ठीक है, हम खुद रील्स बनाते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा बनाते हैं कि भाई रील देखने के बाद आदमी उठ के काम पे लगे। डेफिनेटली, है ना। तो क्या होता है, जितनी देर आप रील स्क्रॉल करते रहते हो ना, आपके ब्रेन के थॉट्स को ना आप ऐसे उलझाते रहते हो, धीरे 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 धीरे। 1-1.5 घंटे बाद आपने रील्स देखनी बंद की, अब आपका ब्रेन ना एकदम उलझ चुका है। अब आप बाहर आओगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, फिर आप वापस रील्स में आ जाओगे। और बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, हम एक ही चीज बोलना चाहते हैं यार, देखो कंटेंट कंज्यूम करने से ज्यादा ना कंटेंट प्रोड्यूस करो। कंटेंट कंज्यूम करके ना सिर्फ आप उस इंसान को, जो भी आप जिनका कंटेंट देख रहे हो, उसको व्यूज दे रहे हो, बट आप अपनी लाइफ में कुछ बन नहीं रहे हो। एग्जैक्टली। और आजकल का कंटेंट इस तरह से डिजाइंड है कि वो एक्चुअली आदमी को हंट कर रहा है। आप देख लेना, आप मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे आप सर एक्सप्लोर पे जाओ, मैं बता रहा हूँ, अगर वहां पे 9 टाइटल्स रहेंगे, 9 फोटोज रहेंगी, उसमें से मिनिमम 5 to 6 आपको लड़कियां दिखेंगी। ठीक है, मैं इट इज फेयर इनफ, बट हाँ, वो ऑटोमेटिकली आपका बन ही जाएगा, और इसमें कोई भी शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। तो वो दीज थिंग्स आर केप्ट टू वेस्ट अ मैन्स लाइफ। अच्छा, तो अब डिप्रेशन की बात हो ही रही है, तो सबसे ज्यादा जो डिप्रेशन हो रहा है जिन लोगों को, वो रहा है रिलेशनशिप से रिलेटेड। उनको लाइफ में कोई दुख नहीं है भाई, कोई दुख नहीं, सब कुछ है उनके पास। हाँ, ठीक है, उनके पास पर्पस नहीं है, और उनके पास एक रिलेशनशिप है जो कि खोखला है, ठीक है, जिसमें वो बीटा मेल है, और उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो सिग्मा है। हाँ, ठीक है, तो उनकी लाइफ में डिप्रेशन सिर्फ एक ही है कि बंदी प्यार नहीं करती, बंदी किसी और से बात कर रही है, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, उनको अटेंशन नहीं मिल रही है, उनकी लाइफ में ये डिप्रेशन है। सो आपके अकॉर्डिंग ये जो चीजें हो रही है एक मेल के साथ, ये हो क्यों रही है? सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि लैक ऑफ मैस्कुलिनिटी लड़कों में, जिसकी वजह से लड़कियां खुद उनसे अट्रैक्ट नहीं हो रही। लड़कियां कितना भी बोले कि हमें मैस्कुलिन, कंट्रोलिंग, डोमिनेंट लड़का नहीं चाहिए, ठीक है, बट देखो क्या हो रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की डेट में कि गर्ल्स आर बिहेविंग लाइक अ मैन टू इम्प्रेस अ मैन, एंड मेन आर बिहेविंग लाइक गर्ल्स टू इम्प्रेस गर्ल्स। ठीक है, दे आर, क्योंकि आदमी को पता नहीं है क्या करना है स्टार्टिंग से ही। ही हैज, मतलब मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वील मेक मनी देन वील गेट गर्ल्स। अब होता क्या है, यू आर ओनली मेकिंग मनी, ठीक है, बट तुम्हें ये नहीं समझ में आया कि एक्चुअली लड़की के सामने हमें बिहेव कैसे करना था। ठीक है, फिर तुमने सबसे इजी स्ट्रैटेजी क्या अडेप्ट की कि लड़की को सबसे ज्यादा क्या पसंद आएगा, जो वो खुद होगी, विच इज अ फेमिनिन बिहेवियर। ठीक है, तो यू स्टार्ट बिहेविंग नाइस विद द गर्ल, बहुत अच्छे से, कि उसको ना एक कंफर्ट बिल्ड कर देते हो, और वही कंफर्ट जोन आपको सीधा फ्रेंड जोन में लैंड करा देगा, या अट्रैक्शन तुरंत किल कर देगा, क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू बिहेव इन अ मैस्कुलिन वे एक लड़की के सामने टू अट्रैक्ट हर, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव नेगेटिव हो ही नहीं पाते, या तो वो नेगेटिव है तो वो रिपेल करता है अंदर से बिहेवियर, वो हम लोग सेटल हो जाते हैं, बट उसकी वजह से ना वो अट्रैक्शन बन ही नहीं पाता है रिलेशनशिप में,
और लड़कियां लड़कों को ज्यादा अटेंशन नहीं दे पाती है। तो ये एक सबसे बड़ा कॉज है जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स के डायनेमिक्स बहुत ज्यादा हिले हुए हैं। मतलब मैं सही बता रहा हूँ, मैंने आज की डेट में हार्डली 10 में से 6 रिलेशनशिप्स ऐसे देखे हैं भाई जहां पे एक्चुअली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और वो हल्का सा लड़का अपनी मैस्कुलिनिटी में आता है, ब्रेकअप। ये फैक्ट है। फैक्ट है Exactly. और ये आई थिंक 10 में से 7 मेल्स के साथ यही हाल है। हाँ, और बाकी के 1 या 2 जो हैं वो ना वो अपनी मैस्कुलिनिटी को टॉक्सिसिटी में ले गए हैं। हाँ, वो अब्यूजिव ही हो गए हैं Abusive बिल्कुल हो ही, ठीक है। तो दैट इज आल्सो वेरी रॉन्ग। तो अच्छा हाँ, एक और चीज, अब जैसे आपने, सॉरी टू या इंटरप्ट, बट इसमें क्या है ना, ये जो टॉक्सिक वाली बात बोली आपने, अगर कोई भी लड़का सबमिसिव नहीं बन रहा, अगर वो लड़का, तो वो टॉक्सिक है। हाँ, ठीक है, लड़की अगर जहां पे डोमिनेंट है वहां वो ठीक है, हाँ, वहां वो टॉक्सिक नहीं है, बट जहां लड़का डोमिनेंट हो गया वहां वो टॉक्सिक बन गया। सो ये भी सोशल मीडिया की वजह से है। हाँ, और ये जो लोगों को, ये जैसे आपने बताया ना कि ये जो फेमिनिन बिहेवियर आ रहा है लड़कों में, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें बॉलीवुड, सोशल मीडिया, हर चीज में वो ही दिखाया जा रहा है कि क्या है, लड़का लड़की को कैसे अट्रैक्ट करेगा, प्यार दिखा के, सॉफ्टनेस दिखा के, है। और जबकि ऐसा नहीं होता, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में आपके हिसाब से प्यार कुछ है नहीं, इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है। यू आर डिपेंडेंट ऑन मी फॉर समथिंग, मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ किसी चीज के लिए। आप कुछ लेके आते हो, मैं कुछ लेके आता हूँ। तो वो मेरे हिसाब से तो देखिए, लव, द ओनली फॉर्म ऑफ लव दैट आई हैव सीन द बेस्ट इज हमारी मॉम एंड अस। दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। आप कोई भी रिलीजन देखो, उसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। आप किसी भी एनिमल में भी देख लो, हम भी एनिमल्स ही हैं एट द एंड, ठीक है। तो आप देख लेना ऑटोमेटिकली उनकी जो माँ होती है उनके बच्चों को कैसे रखती है, वो ऑटोमेटिकली। तो मेरे हिसाब से दैट इज द प्योरेस्ट बिहेवियर ऑफ लव। तो लव नहीं, इट इज एंड इट ऐसा ही होता है, ठीक है। ये दिल तो सोच भी नहीं सकता। इट इज ऑल आवर लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन जो इमोशनल होता है। सॉरी, आई थिंक राइट, आई गॉट कंफ्यूज्ड। तो दैट इज ऑल। लव तो नहीं, वो इंटरडिपेंडेंस होती है और सेटलमेंट है एट द एंड, मेरे हिसाब से। तो यही बात है। सो बात तो एकदम सही है। देखो, अगर आप लोग भी यही चीजें अगर कर रहे हो, तो अब इसको ठीक कैसे करना है, तो अब उसकी बात करते हैं। सो अब जो लोग हैं जिनके अंदर फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो चुके हैं, ये मूवीज को देखकर और ये फालतू के वेब सीरीज और सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर करके, अब उनको अपने आप को रीसेट कैसे करना है, अपने माइंडसेट को रीसेट कैसे करना है, मस्कुलिन कैसे बनाना है अपने आप? सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं, आपका जो ओल्ड फ्रेंड सर्कल है, आपकी जो अभी भी की गर्लफ्रेंड भी है, आपको इन लोगों को ना एक्चुअली में त्यागना पड़ता है एक नई आइडेंटिटी में जाने के लिए। आप इन लोगों के सामने अचानक से मैस्कुलिन बनोगे ना, तो वो आपको बनने नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं भी इतना ज्यादा मेरा बिहेवियर इतना इंप्रूव हुआ है, लेकिन आज भी जो मेरे क्लास 11 12 के मेरे दोस्त हैं, वो मेरे से ज्यादा अल्फा और डोमिनेंट हुआ करते थे क्लास में। तो खैर अब तो नहीं होता ऐसा, क्योंकि अब मेरे को ये चीज भी समझ में आ गई है। बट जब मैं उनसे वापस मिलता हूं ना, तो मैं वापस उसी आइडेंटिटी में आ जाता हूं जिस आइडेंटिटी में उन पुराने लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया था, ठीक है। क्योंकि एक सोशल हायरार्की ऑटोमेटिकली बन जाती है। आप 10 लोग एक कमरे में छोड़ दो तो लोगों के मन में एक हायरार्की बन जाती है, हाँ ये सबसे अच्छा है, ये उसके बाद। उसकी वजह से ना लोग लीडर ऐसे ही चुनते हैं, ये बायोलॉजिकली नेचर वैल्यूड है। तो उसकी वजह से क्या होता है, तो अगर आपको एकदम से इफ यू वांट टू चेंज योर आइडेंटिटी, आपको अपना सोशल सर्कल चेंज करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट में पूरी तरह से घुस जाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इंप्रूव्ड नहीं होगे तो ये बंदा आपको कैसे सोचेगा ना कि आप इससे बेटर हो, और ये आपकी रिस्पेक्ट क्यों करेगा। इट इज ऑल अबाउट द रिस्पेक्ट एट द एंड, ठीक है। तो वो फिर चाहे आपकी बॉडी हो, चाहे आपकी फिजिक हो, क्योंकि फिजिक इज द मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है देखने में। खैर उसके बिना भी अगर आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी वॉइस ऐसी है यू कैन अट्रैक्ट पीपल एंड कंट्रोल देम, देन यू आर द अल्टीमेट मैस्कुलिन एंड अ डोमिनेंट मैन। खैर ये चीज ना टाइम के साथ आती है, रेपिटेशन, कंसिस्टेंसी। आप अपने आप को बार बार एकदम से आपको याद आता है, अरे नहीं अब मैं वापस उस फेमिनिन वीक लेजी में जा सकता हूँ,
तो आपको इन सब चीजों से अपने आप को खुद कट करना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है। स्टार्टिंग में आपको रोल प्ले करना पड़ेगा, हाँ, आपको हाँ, फेक करना fake पड़ेगा करना अपने आप। अगर आपको माइंडसेट रीसेट करना है तो आपको खुद में बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ आप एक सिग्मा मेल हो। राइट। ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हो बट आप बिलीव नहीं करते। हाँ, आप सिर्फ हाँ। बोल रहे हो आई एम अ सिग्मा मेल, आई एम अ सिग्मा मेल, बट यू आर नॉट बिलीविंग योरसेल्फ। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं एक चीज, आप अपने आप को ना, टू बी ऑनेस्ट मैं एक चीज बता रहा हूँ, मैं खुद सिग्मा मेल में बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। बट मेरे हिसाब से ना आपको हर एक आधे मेल से ना थोड़ी थोड़ी चीजें जरूर लेनी चाहिए और आपको अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी में डालना है, क्योंकि अगर आप फिर अपने आप को किसी बने बनाए मोल्ड में डाल दोगे, फॉर एग्जांपल सिग्मा में डाल दिया, अल्फा में डाल दिया, तो उसकी वजह से ना आप अपने आप को और ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, आपके अंदर और कौन कौन सी एनर्जीज हैं इन सबको। तो वो चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने अलग अलग पार्ट्स को एक्सप्लोर करिए, ठीक है। आपको आप अल्फा भी बनिए, क्योंकि अल्फा भी काफी इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रूलिंग एंड बिल्डिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स। बाकी सिग्मा तो आप बन ही जाते हो, ये सब करते करते आपको क्या है, आप अल्फा, मैं पहले अल्फा ही बनते हैं, उसके बाद यू कन्वर्ट इनटू सिग्मा। तो आप पहले यू लर्न एंड देन आप चुप बैठ जाओ, क्योंकि अब आपको अपनी सिर्फ बॉडी लैंग्वेज और अपने काम से लोगों को रूल करना आता है, उन्हें लीड करना आता है, ये एक बात है। गॉट इट। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, चलो ठीक है, लोगों ने अपने पुराने सर्कल को, पुरानी गर्लफ्रेंड को त्याग दिया, ठीक है। सार्थक भाई आए, सार्थक भाई ने बोला अपना माइंडसेट रीसेट करो, अपनी लाइफस्टाइल रीसेट करो। अब जो पुराना जो सर्कल था, पुराने जो गर्लफ्रेंड थी, उसको अब क्योंकि एक मिनट, एक बार फिर इंटरप्ट, आपने जब आपके अंदर वो करेज होगा ना उन लोगों को छोड़ के आगे निकलने का, वहीं पे तो आपको अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज यू हैव सैक्रिफाइस्ड व्हाट यू लव द मोस्ट। तो सैक्रिफाइस में बहुत पावर है। तो वहीं से आपने ना चाहते हुए भी उनको छोड़ा ना, तो यू स्टार्ट ग्रोइंग इमोशनली फ्रॉम दैट डे। अब ये चीज सुनने में बहुत कड़वी है, ऐसे कैसे चूतिया है, बोल रहा है छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, बट यू हैव टू गेट ओवर ऑल दीज। क्योंकि हो क्या रहा है ना, आजकल लोग ना अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पीपल आर कंट्रोलिंग देम। उनकी गर्लफ्रेंड उनको कंट्रोल कर रही है, ठीक है, उनके इमोशंस को कंट्रोल कर रही है। उनको जब गर्लफ्रेंड का मन करता है मिलने का तो मिल ले, यही तो बहुत ठीक है, और लड़के कुत्तों की तरह भाग जाते हैं। लेकिन जब लड़के का मन कर रहा है मिलने का तो लड़की पूरा घुमाएगी, ठीक है, आई एग्री। और वहां क्या हो रहा है, वहीं पे तो आप वीक बन रहे हो, क्योंकि आप बार बार लड़की वही तो चाहती है। लड़की चाहती है कि आप उनके इशारों पे नाचो, ठीक है। देखो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा मीन लग रहे होंगे, साउंड कर रहे सही बोल रहे हैं, बट ये रियलिटी है। बहुत सारे लोग होंगे ना यहाँ पे, अगर लड़कियां देख रही तो आई एम सॉरी बट दैट्स द ट्रूथ। हाँ, क्योंकि देखो एट द एंड मैं क्या बोल रहा हूँ, जो काम लड़कियां कर रही हैं वो लड़के करने शुरू कर दें, एक्चुअल डायमेंशंस तो वो है, तो हम करें तो टॉक्सिक, हम करें तो ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। ये और वहां पे होना ही है। फिर उनकी जो गर्लफ्रेंड्स की जो फ्रेंड्स होती हैं और जो उनके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, अभी इस पे भी आएंगे बेस्ट फ्रेंड वाले टॉपिक पे, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पॉडकास्ट का, ठीक है। सो जो गर्लफ्रेंड के जो बेस्ट फ्रेंड और वो होते हैं, तो वो है ना, उनको थोड़ा ज्ञान देने लग जाते हैं, यार तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मतलब क्या हो गया इसको, ये तो अब खराब हो गया, तुम्हारी तो केयर भी नहीं करता ये, ठीक है, अब ना तुम्हारी सुनता है, तुम बुला रहे हो, देखो आ भी नहीं रहा है। और जब तक आ रहा था तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। राइट। अच्छा अब ये बात करते हैं, जैसे कि आपने बोला रीसेट करना है, अब इससे स्टार्ट करते हैं। तो भाई सार्थक भाई एक चीज बताओ, रीसेट कर दिया, लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को त्याग दिया, अगर वो अब उससे ज्यादा मैस्कुलिन है तो, अगर कंट्रोल्ड है, तुम्हारे हिसाब से चलती है, शी लव्स यू द मोस्ट, ये सिर्फ उसके लिए जिसका रिलेशन खराब चल रहा है, जिसकी जिंदगी झंड हो रखी है, सिर्फ उस इंसान के लिए। एक छोटी सी चीज बोलूंगा, देखो अगर आप स्टूडेंट हो, आपके पास पैसे नहीं है और आपको ऐसा लगता है आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत प्यार करती है, आप जो बोलते हैं आपकी बात मानती है, तो उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। इफ शी लेट्स यू कंट्रोल, इफ शी इज रेडी कि वो आपकी सक्सेस के लिए वेट कर रही है, देन इट इज फाइन। और एक मिनट, हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड हो, आपको आधे से ज्यादा टाइम डिप्रेस्ड फील होता है लड़की के साथ रहने पे भी, आपको ऐसा फील होता है कि मैं उसको रख पाऊंगा कि नहीं, इन सब चीजों के डर है, तो छोड़ना जरूरी। या आजकल के ज्यादातर रिलेशंस ऐसे होते हैं जिनमें 4 दिन सही चलता है, 4 दिन बाद लगता है यार ये मेरे लिए ठीक नहीं है, फिर दोबारा से 4 दिन ठीक हो जाए, फिर 4 दिन बाद ऐसे होता है। तो ये वाले रिलेशनशिप्स को आपको त्यागना पड़ेगा अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करनी है और आपको कहीं अपने गोल को अचीव करना है तो। अच्छा तो इसी से बात करते हैं, त्याग दिया, अब नई गर्लफ्रेंड पटानी है,
अब उसके स्टेप्स बताओ, वो कैसे होगा? देखो, सबसे पहले तो जब आप नई गर्लफ्रेंड के पास जाना चाहते हो, खुद के पास ना एक इम्प्रूवमेंट का टाइम दो थोड़ा सा, ठीक है? उस टाइम में आप लड़कियों से बात करो। बहुत ज़्यादा देखो, मैं तो कमिटमेंट वाले पे ज़्यादा आने की कोशिश भी नहीं करता हूँ, बिकॉज मतलब इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट एट द एंड वो आदमी को ना पर्पस से दूर कर देता है कमिटमेंट। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू बैलेंस इट, आपको वो भी सीखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, आपको क्यों थोड़ा सा गैप देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की जो एक्सपेक्टेशंस थे ना, वो आप सीधा नई लड़की पे पुश कर दोगे कि अब ये नई लड़की मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थे, जो मैं चाहता था, ये फुलफिल करेगी। तो ये इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए आप थोड़ा टाइम सेल्फ इम्प्रूवमेंट में जाइए, और कभी भी ना सीधा एक लड़की को टारगेट बना के आप उसके पीछे मत जाइए, ठीक है? आपको पहले पूल रेडी करना है, जैसे मार्केटिंग लिस्ट होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि डेटिंग एक नंबर गेम है मेरे हिसाब से। अगर आप इसे नंबर्स की तरह नहीं देखोगे तो आप हमेशा इमोशनली हर्ट होगे, ठीक है? तो आपको थोड़ा नंबर्स में, यू शुड नो हाउ टू अप्रोच गर्ल्स, ठीक है? उसके बाद यू शुड नो हाउ टू गेट देयर इंस्टाग्राम आईडी एंड गेट कनेक्टेड टू देम, एंड उनसे मिलने कैसे बुलाना है, ठीक है? बाकी आपको लड़कियों को प्रपोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बीइंग अ मैन, आप जो कर रहे हो आप वो करते रहो, लड़की आपको प्रपोज कर देती है। बिकॉज आधे लड़के क्यों अपनी गर्लफ्रेंड की गर्लफ्रेंड है, क्योंकि वो लोग प्रपोज करते हैं, उन्होंने बोला है कि प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो एग्जैक्टली यही बात है, फिर वो लड़की के हाथ में, शी हैज द अपर हैंड ऑन द रिलेशनशिप, तो वही चलाएगी ना, फिर शी बिकेम द मैन। ये है। तो ये एक शॉर्ट में मैंने आपको प्रोसेस बताया। खैर, मैंने तो गर्लफ्रेंड कैसे पटानी पूरा चैनल है, क्योंकि अगर जब आप प्रपोज करते हो ना किसी को, वहीं पे आप ना नीडी दिखते हो, नीडी दिख, और जहां आप नीडी दिखोगे ना, तो वो इंसान आपको कंट्रोल करेगा, बिकॉज शी नोज कि आपको उसकी नीड है। और लड़की को जैसे ही पता चल गया आपको उसकी नीड है, रिस्पेक्ट लड़की के मन में आपके लिए खत्म। वो भले ही नहीं बोलेगी, शी विल स्टार्ट ट्रीटिंग यू इक्वली, जो कि रॉन्ग है मेरे हिसाब से। शी शुड लुक एट यू कि ये मेरे से बेटर है, शी शुड लुक अप टू यू, अदरवाइज वो रिलेशनशिप मेरे हिसाब से नहीं है रिलेशनशिप। और आजकल होता क्या है ना, आजकल होता ये है कि पहले लड़कियां अपनी प्रॉब्लम्स लेके अपने बॉयफ्रेंड्स के पास जाती थी, अब क्या होता है ना, लड़के अपनी प्रॉब्लम्स लेके गर्लफ्रेंड के पास जा रहे हैं और रो रहे हैं उनके सामने। हाँ। पहली बात तो भाई देखो, रोना बंद करो, ठीक है? क्योंकि फिर उसके बाद भाई आपकी रेस्पेक्ट तो आप भूल जाओ, उस रिलेशनशिप में आपकी रेस्पेक्ट नील बट्टा सन्नाटा होगा, ठीक है? और वहां कुछ नहीं होगा आपके लिए। पहले तो लड़कियां आपके पास क्यों आएगी भाई? लड़कियां क्यों आती है? लड़कियां चाहती है एक सपोर्टिव मैन, एक मैस्कुलिन मैन जो उसकी हेल्प कर सके, उसके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दे पाए। ये नहीं कि वो आप उसके पास प्रॉब्लम्स लेके जाओ, वो आपके लिए सॉल्यूशन निकाले। लड़की के लिए आप ही सॉल्यूशन, यू आर द सॉल्यूशन। मतलब कुछ भी हो, मैं वरुण के पास गई, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, वरुण इज द सॉल्यूशन टू माय एवरी प्रॉब्लम। दिस इज हाउ अ गर्ल शुड लुक एट यू। आप उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो, देन कोई और निकालेगा। देखो क्या होता है, ये जो चीजें है ना, आप अपनी गर्लफ्रेंड के सामने रो रहे हो, आप उसके सामने कंप्लेन कर रहे हो, ये चीज आप करते रह सकते हो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, बट एक टाइम आएगा व्हेन शी विल बी, वो आपके लिए, उस लड़की के मन में आपके लिए अट्रैक्शन खत्म, और फिर वो अट्रैक्ट कहीं और होनी ही होनी है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और मेन चीज पता है क्या होती है, जब आप किसी लड़की के पास जाके रो रहे हो ना, वो आपको बोलेगी तो आपके सर पे हाथ फेरेगी, बोलेगी कोई बात नहीं बाबू, मैं हूं, आई एम विद यू, वो है। बट कहीं ना उसके मन में क्या होगा कि यार ये अपनी प्रॉब्लम्स नहीं संभाल पा रहा है, ये मुझे क्या हैंडल करेगा। सो वहीं पे आपके ऊपर ना क्रॉस लग जाता है, और आप फिर उसकी लिस्ट में ना नीचे पहुंच जाते हो। गर्ल्स डोंट वांट टू फक एन अंडरडॉग, ठीक है? राइट। फॉर अ गर्ल, हर सेक्सुअलिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग उनके भी हिसाब से। और ये चीज मैं नहीं, ये चीज लॉज में भी है कि अगर गर्लफ्रेंड बोल दे कि ये मेरे साथ, इसने मेरे साथ सेक्स किया, ये बोल के कि कि मेरे साथ शादी करेगा, तो लड़की आपके ऊपर केस कर सकती है। हाँ। तो ये लॉ भी बोलता है कि हाँ, लड़की की सेक्सुअलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो फेमिनिस्ट अपना ज्ञान जेब में डाले। तो गर्ल्स डोंट वांट टू फक चूतियास, दे वांट टू फक द बेस्ट, क्योंकि दिस इज हाउ दे फील वैल्यूएबल, राइट? दे फील दैट दे हैव अचीव्ड समथिंग। तो इसी वजह से वो अट्रैक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मतलब वो उनको ना, शी स्टॉप्स गेटिंग हॉर्नी लुकिंग एट यू। और देखिए, सेक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो उसको ना वो फील ही नहीं आएगी, उसको लगेगा शी विल स्टार्ट गेटिंग इक्स मतलब ऐसे नहीं जैसे पिज्जा खा लिया अब और नहीं खा सकते, आपको उल्टी आ जाएगी। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लड़के लड़की को बोलने लगते हैं अरे रंडी है,
अरे ब्रो, वो उस दीज आर हार्मोनल थिंग्स, तो तुम लड़की पे ब्लेम नहीं कर सकते हो. दिस इज व्हाट यू हैव टू इम्प्रूव इन योरसेल्फ. ये नीड है, हाँ ये नीड है. अगर आप उसके प्रोवाइडर नहीं बनोगे तो भाई कोई और बनेगा. हाँ, प्रोवाइडर इन एवरीथिंग, सिर्फ पैसे नहीं, प्रोवाइडर इन एवरीथिंग. ये एक इम्पोर्टेंट चीज है. बहुत अच्छी चीज बोली है आपने, ठीक है, जो कि सच में लोगों तक पहुंचनी चाहिए. अच्छा, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जी. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना लोगों के लिए. अच्छा, जैसे क्या होता है रिलेशनशिप में, लड़की फेडअप हो जाती है, ठीक है, वो अपने बॉयफ्रेंड से फेडअप हो गई बिकॉज वो कहीं ना कहीं उससे बोर हो रही है और वो लड़का उसको कुछ प्रोवाइड भी नहीं कर रहा, कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है उसकी लाइफ में. राइट. तो लड़की क्या करती है ना, लड़की उसको छोड़ती नहीं है बट उसको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर देती है और वो बाहर फ्लिंग्स करना स्टार्ट कर देती है. एंड दैट्स टू पेनफुल. वेरी वेरी वेरी. ये सोच के भी है ना बहुत ही दर्द होता है कि यार कैसे. मेरे पास सबसे ज्यादा केसेस इसी सिचुएशन के आते हैं और मेरे पास दोनों साइड से आते हैं. या एक तरफ बॉयफ्रेंड परेशान है, उसको पता है लड़की उसके अलावा और भी ऑप्शंस रख रही है, और इस तरफ का जो लड़का होता है, वो लड़का भी मुझे बोल रहा होता है कि ये लड़की को ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, ये मुझे डोरे डाल रही है, मैं क्या करूं. ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा हर लड़की, बट एट द एंड फेमिनिन बिहेवियर ऐसा ही होता है. बट सम गर्ल्स आर लाइक मंकीज, ठीक है, विच इज लाइक एक ब्रांच छोड़ने से पहले वो ऑलरेडी दूसरी ब्रांच पकड़ लेती है. एक पेड़ की डली छोड़ने से पहले दूसरी वो पकड़ ही लेती हैं. कुछ मैं बार बार कुछ बोल रहा हूँ ताकि हाँ भाई सब लड़कियां ऑफेंड ना हो, बट एट द एंड फीमेल नेचर को ऐसे ही, हमें इस चीजों को शेम नहीं करना है. ठीक है, ये नेचुरल वायरिंग है. मैं इस चीज पे ये नहीं बोलता हूँ लड़की पे धिक्कार है. दिस इज हाउ दे आर सपोज टू बी. अगर ये बिहेवियर नहीं होंगे ना तो आदमी स्ट्रांग नहीं होगा टू बी. मैं इन चीजों को इस तरह से देखता हूँ. मैं सामने वाली पार्टी को बदलने के लिए कुछ बोलता ही नहीं हूँ. मैं अपने में जो चेंज कर सकते हो ना, मैं उसी को हमेशा प्रेफरेंस देता हूँ. तो दैट इज वाई एक क्या होता है कि हाँ वो दूसरी नहीं छोड़ेंगे बिकॉज वो गिरना नहीं चाहती है एक तरफ से. अगर वो ये डाल भी छोड़ देंगे फिर दूसरी नहीं पकड़ती. तो बहुत सारे केसेस में मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, इन 90% केसेस, आई शुड से 99% केसेस, ब्रेकअप के पहले लड़की को पता होता है नेक्स्ट कौन आने वाला है. और बेस्ट फ्रेंड का जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं यहीं से शुरू होता है. खैर मेरे हिसाब से तो बेस्ट फ्रेंड से बड़ा चूतिया इंसान कोई नहीं होता. मैं सही बता रहा हूँ, अगर तुम भी किसी लड़की के बेस्ट फ्रेंड हो तो यू आर डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ ऑल्सो एंड अनदर मैन्स लाइफ ऑल्सो. ठीक है, क्योंकि तुम्हारा वेट कब तक रहेगा. तुमने अभी तक कितनी अच्छी लड़की के साथ तुम सेट हो चुके होते, बट यू चोज द फ्रेंड जोन जस्ट बिकॉज द गर्ल इज ब्यूटीफुल. और असल में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है वहां पे. हाँ, आप सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन हो, कंधा हो, आप कंधा हो. हाँ बिल्कुल, रिसेंटली आप कंधा हो सिर्फ. 90% केसेस वही होते हैं क्योंकि लड़कियों के लिए इमोशन ज्यादा जरूरी होते हैं सेक्स से. ठीक है, क्योंकि हाँ ये चीज है. मतलब अगर एक रिसर्च है कि अगर मान लीजिए 10 एक लड़का है, उसके सामने अगर हम लोग 10 नेकेड लड़कियां भेजें तो वो सबके साथ सोना चाहेगा. वेयरएज अगर एक लड़की के सामने हम लोग 10 नेकेड लड़के छोड़े तो वो शायद किसी एक के साथ मुश्किल से सो पाए, बिकॉज उसको सेक्स करने का मन देख के नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो ऐसे डायनेमिक्स चलते हैं, तो वो इमोशंस के लिए ज्यादा यूज करती है, ये बोलना चाहता हूँ मैं. Right. तो हाँ, जैसे ही आपको लगता है आप ऑप्शन की तरह ट्रीट हो रहे हो, आप वहां से निकल जाओ भाई. मैं तो बोलता हूँ इन लॉन्डो को इतना टाइम कैसे मिलता है ऑप्शन बनने का, बनाने का, है ना. व्हाई आर दे नॉट कनेक्टेड टू देयर पर्पस? क्योंकि जो आदमी पर्पस में रहता है वो हर चीज को बोलता है हटो बहनचोद मैं जा रहा हूँ काम करने. उसका ये एटीट्यूड रहता है, ही डज नॉट नीड एनीथिंग. आर्नोल्ड ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि माई डैड पास्ड अवे, माई ब्रदर पास्ड अवे, लेकिन मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ अंदर से, मुझे गम हुआ ही नहीं, बिकॉज आई वॉज सो कनेक्टेड टू द पर्पस. तो वो जो इमोशनल डिसिप्लिन, जो नंबनेस आती है ना, जहां पे इमोशंस फील नहीं होते, वो इन सब चीजों में पर्पस होता है. ये बिना पर्पस के लौंडे ही हैं जो बकचोदी करते जा रहे हैं. ये है मेरा पॉइंट. और ये कहीं ना कहीं यही है लोग जो कि ये मेल लोग, जितने भी मेल कम्युनिटी है ना उसको खराब कर रहे हैं. और जो पहले मेल कम्युनिटी में एक ब्रो कोड होता था, हाँ, अब वो ब्रो कोड ना कहीं खत्म हो रहा है. फीमेल्स में तो होता ही नहीं है कहीं पे भी. फीमेल्स में कोई भी भाई कनेक्शन नहीं होता, वो अपने में ही एक दूसरे से लड़ती रहती हैं, ठीक है, एक दूसरे की बुराई करती रहती है. बट कहीं ना कहीं मेल्स में भाईचारा होता था कभी, हाँ, जो कि अब नहीं है. वो कंपटीशन एक दूसरे से वो तो चलता था पहले, बट यार अब कंपटीशन ऐसा हो गया ना कि सारे ही वीक है. हाँ, मैस्कुलिनिटी कम हो रही है ना.
मैस्कुलिनिटी कम हो रही है, इसीलिए लड़के एक दूसरे पे चीट करने के लिए रेडी है। उन्हें ये तो पता है ना। अब लड़कों को क्या पता है, हाँ भाई कोई दानव, कोई राक्षस या जंग नहीं होने वाली, तो मुझे इस लड़के की कोई जरूरत ही नहीं है। ये मुझे बचाने आए, ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा। तो मेन आर बिकमिंग यूजलेस टू ईच अदर ऑल्सो। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसको मेरी जरूरत नहीं है, ऐसा हो रहा है। पहले लड़ाइयां होती थी, तो अगर हम एक ही एरिया में रहते हैं तो हम लोगों को जो भी डेंजर है उनसे साथ में लड़ना है। अब वो नहीं है। ये सब चीजें ना बहुत प्राइमल लेवल पे है, जहां पे ह्यूमन बींग्स का ओरिजिनेशन होता है। हर एक साइकोलॉजी वहीं से आती है, तो वहीं से ही सब ये साइंस वहीं से आती है। तो ये बात है, इस वजह से आदमी भी एक दूसरे पे चीट कर रहा है, ब्रो कोड तोड़ रहा है। तो ये पॉइंट है, इस चीज का प्रूफ यहाँ से आता है। और यार अच्छा एक चीज बताओ, आजकल जैसा चल रहा है आपके हिसाब से, एक अगर लड़का है, उसका फ्रेंड है, वो है ना हिचकिचाएगा नहीं उसकी अपने फ्रेंड की गर्लफ्रेंड के साथ ना हाँ फ्लिंग करने में, हाँ 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 क्योंकि वो भाईचारा, वो ब्रो कोड बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। अगर आपके दोस्त भी ऐसे हैं ना, आपको लगता है कि भाई उनके अंदर भी मैस्कुलिनिटी नहीं है, ठीक है, उसके अंदर मतलब वो चीज है ही नहीं आपको लेकर जो होना चाहिए, तो आप उस भाईचारे से भी हटो भाई, वो आपका भाई नहीं है। हाँ हाँ। और देखिए, अनफॉर्चुनेटली मैंने भी ये गलती पास्ट में की थी। वन ऑफ माय गुड फ्रेंड्स, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, शी स्टार्टेड गेटिंग वेरी क्लोज टू मी, और तब मेरे को अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं था कि आई कैन गेट एनी गर्ल दैट आई वांट। तो तब मेरा क्या माइंडसेट था, हाँ जो एक लड़की आ रही है वही मिल सकती है। तो वहां पे मैंने अपने दोस्त पे चीट कर दिया था उसी वजह से। तो ये चीज जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होता है, गर्ल्स ऑल्सो ना, वो जो वैलिडेशन उन्हें अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिलता है ना, वो उसके बेस्ट फ्रेंड से लेने लगती है। तो और लड़का एट दी एंड लड़का है, तो उसके भी हो ही जाता है। मतलब मैं एक अलग वे में इसको लेके जा रहा हूँ, बट ट्रुथ यहाँ का यहीं से आता है, बिकॉज गर्ल्स वो इमोशनली उसको कंधा बनाती है, शी गेट्स क्लोजर टू देम। और कुछ कुछ लड़कियां इस तरह से एक्टिंग कर लेती हैं कि उन्हें, हमें जैसे मान लो हम उसके बॉयफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड है ना, तो हमें विश्वास ही नहीं होता कि ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड से प्यार भी करती है। हमें ऐसा लगने लगता है कि वो बस फंसी हुई है उसमें। वो इस तरह से हमें गर्ल्स मैनिपुलेट कर सकती है। ये एक प्रॉब्लम है। तो आपको थोड़ा अपने होशो हवास में रह के सोचना चाहिए, ये एक बात है। और हाँ, अपनों की तो ऑब्वियसली दूर ही रहना चाहिए, वो तो ब्रो कोड है ही है। अच्छा अब एक चीज बताओ, टॉक्सिक मैन होता क्या है और एक नाइस मैन क्या होता है? ठीक है, पहले हम नाइस मैन की बात कर देते हैं। जैसे हमने शायद इस पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में भी हमने बताया था कि नाइस मैन अपने आप को डेंजर से प्रोटेक्ट करता है, इसलिए उसका बिहेवियर ऐसा बन जाता है कि वो खुद बिना डेंजर में आए अपना काम निकाल ले। विच इज हाउ दे आर वेरी, बहुत डरी हुई चीज होती है एक नाइस गाय, ठीक है। वो सामने वाले को इसीलिए वो चीज नहीं बोलेगा ताकि अगर इसने उसको हर्ट कर दिया तो ये आदमी मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो उसको सबसे ज्यादा मैटर करता है। उसकी खुद की कोई भी सेल्फ इमेज नहीं होती है, उसकी सेल्फ इमेज इस चीज से बनती है कि मेरे सामने जो बंदा बैठा है वो मेरे बारे में क्या सोचता है, इस चीज से। तो जो फियर ऑफ बीइंग जज्ड है, मतलब अगर वो अपने बारे में अच्छा भी फील कर रहा होगा ना, और अगर आप नाइस गाय को इतना बोल दो यार तुम बहुत चालाक हो या तुम वैसे नहीं हो जैसे मैंने सोचा, आप देख लेना वो आदमी चूतिया हो जाएगा आपके सामने, क्योंकि उसको आपसे वो वैलिडेशन लेनी है। तो नाइस गाइज आर वेरी इजी टू मैनिपुलेट, और मेरे हिसाब से वो होने चाहिए। अगर नाइस गाइज कुछ मतलब ऑब्वियसली मैं तो चाहता हूँ सब बदलें, बट वो इंपॉर्टेंट भी है, नहीं तो जो हाई वैल्यू मैन है ना वो इनसे अलग नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो नाइस गाइज इस तरह से अपना सर्वाइवल इज नॉट पुटिंग देमसेल्व्स इन डेंजर, वेयर अ मैस्कुलिन मैन का एक जो टॉक्सिक भी बोल देते हैं, दे आर रेडी टू फाइट फॉर व्हाट दे वांट, ठीक है। दे आर नॉट, अभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक नाइस गाय है, उसको ना बहुत फियर ऑफ बीइंग जज्ड रहता है कि अगर मैं ये चीज मांगूंगा तो मुझे लोग बुरा समझेंगे, ठीक है। अभी इसको मैं रिलेशनशिप के डायनेमिक्स में क्या बोलता हूँ, एक टॉक्सिक आदमी होता है, वो सिंपली, टॉक्सिक मैन भी चलो बोलने के लिए हम लोग बोल देते हैं, एक हाई वैल्यू टॉक्सिक मैन होता है, दोनों को अलग अलग कर देता है। एक टॉक्सिक मैन होता है, उसको पता होता है कि एट द एंड रिलेशनशिप में सेक्स इज इंपॉर्टेंट। अगर वो लड़की उसे सेक्स नहीं दे रही है देन ही विल डेफिनेटली लीव दैट रिलेशनशिप। वेयर एज एक नाइस गाय क्या होता है, उसका फंडा क्या रहता है कि
वो हर चीज लड़की के लिए इसीलिए करेगा सो दैट वो लड़की उसके साथ एट द एंड सो सके। वो सब कुछ करने को राजी हो जाएंगे। एग्जैक्टली वो उस बस एट द एंड, ताकि वो लड़की खुद इनिशिएट कर दे, क्योंकि उनके अंदर इतना गूदा नहीं होता है भाई कि वो डायरेक्टली बोल पाए एंड टेक व्हाट ही वांट्स। वो जानबूझ के लड़की के सामने अपनी सेक्सुअलिटी नहीं दिखाएंगे कि इस डर से कि कहीं लड़की उन्हें कहीं वो मौका नहीं छोड़ना चाहते उसके साथ सोने का, ठीक है, इसीलिए वो अपने मुंह से कभी भी नहीं बोलेंगे, ना ही उस तरह का फिजिकल एस्केलेशन करेंगे। अच्छा, तो एक और चीज, जैसे टॉक्सिक मैन लोगों के दिमाग में क्या क्लासिफाइड है कि अगर एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बेटर हाफ के लिए कोई बाउंड्री सेट कर रहा है, या अगर वो चाहता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो किसी और लड़के के पास वैलिडेशन के लिए ना जाए, या उसका कोई बेस्ट फ्रेंड ना हो, या कोई फ्रेंड ना हो, मेल फ्रेंड ना हो, क्योंकि आपको भी पता है हम दोनों मेल हैं, और मेल जितने भी हैं उनको सबको पता है कि भाई उनके दिमाग में एट द एंड क्या चलता है। दे ऑलवेज फाइंड अ क्रैक, और वो क्रैक में हमेशा घुसना चाहते हैं, कैसे भी मिल जाए उनको, जिस दिन मिलेगा उस दिन वो घुस ही जाएंगे। सो वो जो बाउंड्री सेट करने को वो लड़कियां टॉक्सिक बोल देते हैं, टॉक्सिक बिहेवियर या कंट्रोलिंग बिहेवियर बोल देती है। सो आपके हिसाब से क्या है, ये टॉक्सिक बिहेवियर है, टॉक्सिक मेन की कैरेक्टरिस्टिक है, या ये एक हाई वैल्यू मैन की कैरेक्टरिस्टिक है? देखो वरुण भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आपके होते हुए लड़की बेस्ट फ्रेंड्स रख सकती है, इसका सिंपल मतलब तो सबसे पहला यही है कि आपके अंदर स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी की कमी है, सबसे पहली बात। क्योंकि मैंने जैसे कि पहले क्या बोला, मैं कभी भी सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करता हूँ। ज्यादातर मैं सामने वाले मतलब मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ कि लड़कियों को इस तरह से होना चाहिए, ये वो, मैं ये चीज कभी नहीं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ व्हाट दे आर डूइंग देयर बेस्ट, एंड उनको वो चीज अपने आगे रखनी ही चाहिए। अब अगर आपको लड़कियों पे, अपनी गर्लफ्रेंड पे, मान लीजिए चलो वो बना भी लेती है, क्योंकि क्या होता है जब आप एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फिगर होते हैं ना उसकी लाइफ में, तो लड़की कभी भी कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहती है जिससे वो आपको खो सके। शी डज नॉट वॉन्ट टू लूज यू। वो कल 3-4 अपने बेस्ट फ्रेंड बना रही है, इसका मतलब अगर आप चले भी गए तो वो चीज उसको ज्यादा हर्ट नहीं होगी। और जहां मैं बोलता हूँ यही चीज सेम चीज आदमी में होनी चाहिए, तो इसको टॉक्सिक बोल देते हैं, ठीक है। अब आप आगे सुनो मेरी बात। चलो मान लो आप फिर भी अपनी गर्लफ्रेंड के सामने बाउंड्रीज रख रहे हो, तो बाउंड्रीज रखना, उस लड़की को ये बोलना, क्योंकि देखो एक मैन होता है, ही इज गोइंग टू बी बिजी विद हिज पर्पस, ठीक है। और जहां पे बेस्ट फ्रेंड को पता ही होता है कि एक हल्का सा दरार मिल जाए, आपने बोला अ स्मॉल क्रैक एंड ही इज इनसाइड, ये मतलब बेस्ट फ्रेंड रुके होते हैं ब्रेकअप के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उनके इंटेंशन हमें भी पता है और सबको पता है। तो एक तो उन लड़कों को नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप इसको मैं टॉक्सिक नहीं बोलता हूँ, ठीक है। खैर, अगर आपको बाउंड्री सेट भी करनी पड़ रही है, इसका मतलब वो लड़की आपको इमैस्कुलेट कर चुकी है, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से एट द एंड, देखो आप लड़की को बोल तो सकते हो डोंट कीप योर बेस्ट फ्रेंड, बट मेरे हिसाब से आपको ये भी बोलने की अगर जरूरत पड़ रही है ना, देन यू आर नॉट विद द राइट गर्ल। क्योंकि ये चीज भी ना खुद को ही डिसरिस्पेक्ट करना है, ये भी एक तरह का नीडी बिहेवियर है, जिस तरह से मैं इसको देखता हूं। क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैस्कुलिनिटी होती है ना, वो एक प्रिविलेज नहीं है, दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एक रियल मैस्कुलिन आदमी ऐसा होता है कि खुद भी चलना है, सबको लेके चलना है, बिकॉज ही इज एट द एंड अ लीडर। तो जो एक्चुअल टॉक्सिक आदमी होता है ना, जिसको अपनी मैस्कुलिनिटी ठीक से यूज नहीं करनी आती है, वो सोसाइटी में आतंक मचाता है। पुणे में एक केस हुआ था, एक आदमी ने अपनी बस उठाई और उसने कम से कम 5 या 10 किलोमीटर अपनी बस बिना रोके फुल स्पीड में, जो लोग आए सबको उड़ा दिया, क्योंकि उसे अपना एग्रेशन कंट्रोल नहीं करना आता। तो जो आदमी, जो सोसाइटी बोलती है ना कि गुस्सा मत करो, अच्छी बात नहीं है, वायलेंस से दूर रहो, वायलेंस को प्रमोट नहीं करना चाहिए अगर वो रॉन्ग है। लेकिन जब ये एग्रेशन आदमी को समझ में नहीं आता है, तो वो सोसाइटी से बदला लेता है। उसकी बीवी ने कुछ गलत किया, पूरी सोसाइटी ऑटोमेटिकली लड़की की साइड हो गई। मुझे पता नहीं उसका कॉज क्या है, बस ड्राइवर का, जिसने सबको मार डाला लाइन से, लेकिन उसने सोसाइटी पे बदला लेना था, तो ही किल्ड एवरीवन। तो ये होता है मेरे हिसाब से टॉक्सिक, समझ रहे हो आप, जो कंट्रोल्ड नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो मतलब अपने आप पे कंट्रोल रखना जरूरी है। उसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए, एंगर का भी प्रैक्टिस होना चाहिए आपको। एंगर इज ऑल्सो एन इमोशन। अगर आप स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन, सबसे ज्यादा रियल, बिल्कुल बिल्कुल, इट इज अ रियल इमोशन। अगर आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है तो वहीं पे आप कहीं ना कहीं फेमिनिन बिहेवियर और वो टॉक्सिक मेल जैसे बोलते हैं हाँ, आप पहुंच जाते हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपका तो दिल भाई टूटना ही चाहिए, 50 बार टूटना चाहिए, तब जाके आप रिलेशनशिप में एक ऐसा डायनेमिक होल्ड कर पाते, एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन बिहेवियर जहां पे लड़की कोई भी गलती नहीं करती क्योंकि आपको खो ना दे। आपके अंदर इतनी इमोशनल स्टेबिलिटी है कि वो चली जाएगी, आप बस चलो एक दिन 2 दिन के लिए यू विल फील वेरी बैड मे बी, लेकिन यू वोंट, यू विल बी कोल्ड एज अ स्टोन, एज अ रॉक, जो एक्चुअली मैस्कुलिनिटी होती है। पहले आदमी लड़ता रहता था, खुद का भाई मर गया तो वो इमोशनल डेवलप हो जाता था, अब नहीं होता है। अब आदमी छोटी सी बात पे बुरा मान जाता है, रिजेक्ट कर दिया ना एप्लीकेशन में, कुछ मांग लिया, एक्स्ट्रा कॉफी मांग ली कहीं पे और नहीं दी, तो वो आदमी उस वजह से डिप्रेस हो जाता है। आज की डेट आता ही नहीं है इमोशन से डील करना, ये स्ट्रेंथ कहाँ है? क्योंकि दे आर नॉट रेडी टू पुट देमसेल्व्स इन अनकंफर्टेबल स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। सो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि एक जो फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक आ गया है आप लोगों की माइंडसेट में, आप लोगों के अंदर, वो कैसे बाहर निकालना है आपने। हाँ, फेमिनिन भी क्या, लेट अस फेमिनिन वर्ड को भी हटा देते हैं, लेट अस कॉल इट वीक, बिकॉज फेमिनिन कहीं कहीं बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। फेमिनिन इज एक्चुअली मेरे हिसाब से इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल एलिमेंट, जिसकी वजह से मैस्कुलिनिटी टिका है, वो गलत भी यूज हो जाता है, ये एक बात है। तो ये मेरा एक पर्सपेक्टिव है। राइट, इसको हम वीक बोलते हैं। हाँ, इसको हम वीक बोल सकते हैं बिकॉज फेमिनिन इज द मोस्ट, मतलब मैस्कुलिन की एक अलग रोल है, फेमिनिन की अलग रोल है। इट इज आवर मदर्स जिनका फेमिनिन जो बिहेवियर होता है कि आप बीमार हो जाओ तो मम्मी कैसा ख्याल रखती है, तो वो फेमिनिन नहीं आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो हाँ, और एट द एंड देखो हम भी फेमिनिन, व्हाई वी आर आल्सो फेमिनिन राइट नाउ, हम लोग ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? टू हेल्प अदर्स, तो ये भी एक फेमिनिन बिहेवियर है, तो उस एनर्जी को भी बैलेंस करना आता है आपको। राइट, वी आर हेल्पिंग यू, वी वांट टू हेल्प यू, तो वी बिकॉज वी केयर फॉर यू, तो ये केयर कहाँ से आ रही है? फेमिनिन से, हमारे अंदर के ये। राइट। अच्छा सार्थक भाई, एक चीज बताओ, एक हाई वैल्यू मैन कैसे बन सकता है कोई, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? हम लोग इसको ना ऑडियंस के लिए थोड़ा और इजी बनाते हैं कि आपका एक प्लान दे देता हूं मैं, सिंपल सा, ठीक है? आप खुद ही, मैं आपको थोड़ा सा नेविगेट कर दूंगा, ऑडियंस को हम लोग थोड़ा सा बता देंगे ना, लड़के लौंडे ये लोग अपने आप बाकी की जर्नी एक्सप्लोर, अपने आप डिस्कवर होने लगती है। सबसे पहले तो यू शुड स्टार्ट गोइंग टू द जिम, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको अपनी फिजिकल एबिलिटीज को जितना आप पुश कर सकते हो, आपको उन्हें पुश करना ही करना चाहिए, क्योंकि वहां से आपके अंदर का जो रियल मैस्कुलिन होता है ना, हाई वैल्यू मैन का, हाई वैल्यू मैन क्या, विद मोर मैस्कुलिनिटी इन माय ओपिनियन, वो आपका फिटनेस से आने लगता है। व्हेन यू ईट गुड, ठीक है, जब आप देखते हो, एक कंपैरिजन का भी ना बहुत सही इस्तेमाल बताता हूँ। मेरे बगल में एक आदमी है, मेरा एक दोस्त है, वो कचरा खाता है, बर्गर खाएगा, ही विल हैव पिज्जा, वेयर एज मैं एक हाई प्रोटीन डाइट, अच्छा न्यूट्रिशन, क्लीन फूड खा रहा हूं। तो यहाँ पे जो मेरे को कंपैरिजन है ना, इट विल ऑटोमेटिकली मेक माई सेल्फ फील मोर मैस्कुलिन। सेकेंड, स्टार्ट रीडिंग बुक्स। और मुझे पता है अभी भी इसको अगर 10,000 लोग भी देख रहे हैं ना, तो शायद 10 बंदे ऐसे होंगे जो एक किताब उठा लेंगे पढ़ने के लिए। एक्चुअली व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग बुक्स, यू अंडरस्टैंड हाउ ऑथर्स थिंक, ठीक है? आपके ऊपर ना एक ऐसा एक चश्मा आ जाता है, यू हैव एन ऑप्टिकल लेंस ऑन योर आइज, जिससे आप दुनिया को एक अलग पर्सपेक्टिव से ऑब्जर्व कर पाते हो, आपका डिसीजन मेकिंग डिफरेंट हो पाता है, ठीक है? एक कहावत है कि द ऑथर बिकम्स योर बेस्ट फ्रेंड। आपका माइंडसेट वैसे होने लगता है, और एक ऑथर तभी बनता है जब उसने लाइफ में बहुत कुछ देख लिया होता है। दिस इज द सेकंड मोस्ट। थर्ड मैं बोल देता हूँ, स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली, बिकॉज जब आपके अंदर एक सेंस रहता है ना, दैट यू आर वेकिंग अप बिफोर एवरीबडी एल्स, यू फील लाइक यू हैव वन, यू फील लाइक अ विनर, आपको एक सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ डेवलप होती है। उसके बाद स्टार्ट सोशलाइजिंग, ठीक है? भले आप अकेले हो, आजकल आदमी लोनली बहुत है, यू शुड स्टार्ट गोइंग आउट ऑन वीकेंड्स, यू शुड स्टार्ट एंजॉइंग योर ओन कंपनी। आप अकेले जाओ, बाहर जाओ, मेक मोर फ्रेंड्स,
आप सेम वेन्यू पे बार बार जा सकते हो, सो दैट आप वहाँ पे कॉन्फिडेंट फील करो और वहाँ पे आए हुए लोगों से आप इजीली बात कर सकते हो. इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, आप पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हो. मे बी यू कैन बिकम अ मैनेजर एट अ कैफेटेरिया. आजकल पीआर टीम्स होती है ना, कि आप लोगों को इनवाइट करो, आप वहाँ का माहौल मेंटेन रखो. ये सब 2-2 घंटे की जॉब्स होती हैं. यू शुड स्टार्ट सोशलाइजिंग. कम्युनिकेशन स्किल्स, योर बॉडी लैंग्वेज, ये सब इम्पॉर्टेंट है. फिर उसके बाद व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियली, तो ये तो एक हो ही गया कि आप एक पार्ट टाइम जॉब करो, ठीक है. बाकी आपका जो करियर है उसको आप एक बड़े पर्पस से कनेक्ट करो, कि आप जो कर रहे हो, भले आपकी जॉब है, व्हाई आर यू डूइंग दैट. क्योंकि अगर आपको ऐसा लगेगा ना कि आप बस मंथ के एंड में जो चेक आने वाला है उसके लिए काम कर रहे हो, आपको शायद उतना मैस्कुलिन ना फील हो. बट अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि हाँ, दिस इज माई प्लान, नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स मैं इतना पैसा उठा के यहाँ से क्विट कर लूंगा, इतने में अपना ये स्टार्टअप कराऊंगा, इतनी यहाँ से मैं स्टार्टअप करके इतने से प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, फिर मैं फंडिंग करा सकता हूँ. आजकल फंडिंग हैज बिकम वेरी इजी. तो मेरे हिसाब से हर बंदे को ना एक बड़ी कंपनी का ख्वाब आज की ही डेट में रखना है. अभी जैसे जितना अभी आप देखो, BMW, मर्सिडीज, जैगुआर, ये कार्स कितनी कॉमन हो गई हैं, ये अभी और भी कॉमन होंगी. और अगर आप अभी अपने लिए एक्शन नहीं लोगे ना, तब आप खुद को फ्यूचर में जरूर कोसोगे दैट यस, दिस वाज माय मिस्टेक, दैट आई डिड नॉट वर्क हार्ड बैक देन. तो यू स्टार्ट बिल्डिंग योरसेल्फ एवरी डे. आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा. अ हाई वैल्यू मैन इज अ वेरी सेल्फिश मैन एट द सेम मोमेंट. पहले अगर जब तक वो खुद को लीड नहीं करेगा ना, तब तक दुनिया उसको लीड करने नहीं देगी. समराइज कर देता हूँ बहुत ही छोटे वर्ड्स में. एक हाई वैल्यू मैन अगर आपको बनना है ना, तो आपको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली कंप्लीट बनना पड़ेगा, स्ट्रांग बनना पड़ेगा. जैसे कि भाई ने बताया कि जिम जाओ, वर्कआउट करो, अपनी बॉडी को एकदम कंप्लीट बना दो. आप एक कंप्लीट मैन लगने चाहिए. आपकी बॉडी से आप इतने ज्यादा स्ट्रांग लगने चाहिए कि आप जहां पे भी बैठो तो आप उन लोगों से अलग लगो, भीड़ से अलग दिखो. ठीक है. माइंड सेट, आप अगर बोलो ना किसी के सामने, तो आपके बातों में पता चलना चाहिए कि हाँ, आप एक हाई वैल्यू मैन हो. तो इसलिए भाई ने बताया कि आप बुक्स पढ़ना, बुक्स रीड करना स्टार्ट करो, ताकि आपका दिमाग खुले और आप नई नई चीजें सीखो. तीसरी चीज, इमोशनली आपको भाई बहुत ज्यादा कंट्रोल होना पड़ेगा. और एक हाई वैल्यू मैन होने के नाते आपको अपने इमोशन कोई भी हो सकता है, एंगर, सेक्सुअल, वो भी एक इमोशन है. ठीक है. अगर आप अराउज फील कर रहे हो बट आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, सो आप वहीं पे अपने आप को वीक बना रहे हो. ठीक है. तो अगर आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, वहां आप एक हाई वैल्यू मैन बन रहे हो. ठीक है. और वो कोई भी इमोशन हो सकता है, खुशी, दुख, गम, गुस्सा. ठीक है. आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना पड़ेगा. फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने के लिए भाई ने जैसे बताया कि आप जॉब्स करो. ठीक है. और जॉब्स करके आप अपने अर्निंग स्टार्ट करो. ठीक है. और मैं एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, आप इसमें एक स्किल ऐड करो. एक स्किल पकड़ो, उस स्किल को 3 महीने तक सीखो, और 3 महीने के बाद उस 3 महीने लगाओ मास्टर करने में. आप जब एक स्किल पे 6 महीने दे दोगे ना, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, आप लाखों रुपए अर्न करोगे. और अगर उसके बाद अगर आप अर्न नहीं करते हो ना, तो भाई इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे आ जाना और मेरे को जो बोलना है वो बोल देना, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा. राइट. आपको जल्द से जल्द लाखों में पहुंचने की बात करनी है, और आपका लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए करोड़ में. नो, आपको डाउट क्यों करना है भाई? रियल मैस्कुलिनिटी इज बिलीविंग इन समथिंग टू विच विल कॉज डिस्कम्फर्ट, जो आपके अंदर क्रिएट करे ना. आपको होना चाहिए, खुजली होनी चाहिए. तो आप करोड़ में भी, आप ऑब्वियसली आपको बोलना चाहिए, मेरे हिसाब से देयर इज ओनली वन लाइफ टू लिव. आप इस जन्म में रोल्स रॉयस में नहीं बैठे, तो भले ही पर्पस होता क्या है, जो आपको इम्पॉसिबल लगे, दैट इज पर्पस इन माय ओपिनियन. पर जो चीज पॉसिबल है वो तो हमें पता ही है ना, इवेंचुअली होने वाली है. वो हमें एक्साइटमेंट, वो हमारे अंदर की मैस्कुलिनिटी जगाएगी ही नहीं, बिकॉज इट इज अ गोल कंफर्ट में नहीं सेट होता है. ये एक छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें. जैसे कि अभी रिसेंट का किस्सा है, केस आया है एसडीएम ज्योति मौर्य का, आपने सुना होगा. Yes, बहुत ट्रेंड पे भी हुआ है वो, बहुत ज्यादा उस पे विवाद चल रहा है. सो आपके अकॉर्डिंग जो ज्योति मौर्य ने किया, वो ही आजकल लड़कियां कर रही है, कि वो पैसा कमाना स्टार्ट करती है और वो अपने आप को इंडिपेंडेंट सोचने लग जाती है. वो ये नहीं सोचती कि अब पैसा कमाने लग गई है वो, तो उनको रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए. जैसे कि एक आदमी सोचता है, आदमी जब पैसा कमाना शुरू करता है तो वो ये नहीं सोचता कि मैं इंडिपेंडेंट हो गया, मैं घर वालों से हट के अब मैं अलग रहूंगा, मेरी अलग दुनिया बसाऊंगा, ऐसा नहीं होता. लेकिन लड़कियां ऐसा सोचती है. लड़के सोचते हैं कि अब मैं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा अपने कंधों पे.
एक फैमिली की, अपने Finally समाज family, की, हाँ। अपने समाज को मैं सपोर्ट करने के लिए अब मैं काबिल बन गया हूँ। बट लड़की क्या सोचती है, वो एसडीएम ज्योति मौर्य ने प्रूव कर दिया है। सो आपके अकॉर्डिंग क्या क्या व्यू है आपके? देखिए, मेरा जो इस पे जो मेरा पर्सपेक्टिव है ना, वो एक वो लोगों को जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। लड़कों की, आदमियों की वैसे क्या आदत रहती है, दे वांट टू शेम विमेन फॉर डूइंग दिस, ठीक है। लड़के बोल देते हैं शी इज अ गोल्ड डिगर, है ना। मेरे हिसाब से लड़कियों को गोल्ड डिगर बोलने में भी कोई नहीं, बिकॉज बोलना ही नहीं चाहिए। जो आदमी लड़की को गोल्ड डिगर बोल रहा है वो उसकी इनसिक्योरिटी ही दिखा रही है लड़के के अंदर से। और हम लोग का, क्योंकि इस वीडियो का हमारा टॉपिक बीइंग अ हाई वैल्यू मैन है, सिग्मा मेल है, तो हम वी शुड नेवर कंप्लेन, बिकॉज कंप्लेनिंग इज व्हाट मेक्स यू अनअट्रैक्टिव, ठीक है। तो मैं इस चीज में, ठीक है, वॉट एवर शी डिड वॉज एथिकली वेरी रॉन्ग, मॉरली वेरी इनकरेक्ट, बट एट द एंड उसके अंदर का जो प्राइमल बिहेवियर है, जिस हिसाब से फीमेल्स आर वायर्ड नेचुरली, जिस तरह से उन्हें बनाया गया है, तो उसने बस अपनी वो इनर वॉइस फॉलो की जो हम लोग बोलते हैं नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दैट इज बिकॉज ऑफ आवर ग्रेट कल्चर। तो इस वजह से यू नो व्हाट शी डिड वाज कल्चरली वेरी रॉन्ग, ठीक है। बट साइकोलॉजी में चीटिंग है ही नहीं, टर्म ही नहीं है चीटिंग, ठीक है। बिकॉज दिस इज हाउ ह्यूमंस आर वायर्ड, इस तरह से ही बनाए गए हैं। तो हाँ, उन्होंने काफी गलत किया, बट एट द एंड फ्रॉम अ फीमेल पर्सपेक्टिव, अगर हम लोग लॉज, कल्चर, सोसाइटी इनको हटा दे, तो उसने, शी वेंट टू अ बेटर मैन। बिकॉज लड़कियों के लिए आप, कुछ लड़कियों के लिए आप कितने भी एफर्ट्स ले रहे हो, वो काउंट नहीं होता है। शी वॉन्ट्स वॉट शी वॉन्ट्स। तो अ मैन शुड नो कि इससे कोप अप कैसे करना है। इस केस का मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। वो लड़के को ना ऐसे रोना नहीं चाहिए। मैं हमारी बात कर रहा हूँ। इफ यू नोटिस योर गर्लफ्रेंड इज चीटिंग ऑन यू, बस यू जस्ट ब्लॉक हर, ब्रेकअप। मतलब आपको रोना भी नहीं है, आप उस लड़की को इंपॉर्टेंट बता रहे हो। वो आदमी कैमरे पे रो रहा है, ही इज कंप्लेनिंग, वो दैट इज व्हाट आपको ये नहीं करना है। लड़के क्या करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में जाने लगते हैं, उस लड़की को स्लट शेम करने लगते हैं कि देखो इसने मेरे ऊपर चीट किया, ये कर रही है, वो कर रही है। तुम अपनी ही रेपुटेशन बिगाड़ रहे हो। अ मैन, एक आदमी को रिस्पेक्ट कैरी करनी आनी चाहिए। ही शुड नेवर कंप्लेन और क्राई अबाउट इट। खत्म। इन यू डोंट टॉक टू अ गर्ल, यू चीटेड ऑन मी, व्हाई यू चीटेड ऑन मी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। नो, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यू आर अ मैन, तुम्हें सीधा, यू हैव टू मूव ऑन, कट द कॉल, ब्लॉक हर, फिनिश, इट इज ओवर। यू डोंट गिव एनी अटेंशन टू हर। ये मेरे हिसाब से दिस इज व्हाट एवरी मैन शुड लर्न। दैट इज व्हाई आई से ब्रेकअप, हार्ट ब्रेक्स इज इंपॉर्टेंट इस तरह की इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए। उस लड़के ने इतना कुछ किया, बट उस लड़के ने ही उसको इतना पढ़ाया, बट इसीलिए वो रो रहा है। तो रोना नहीं चाहिए भाई। आप अकेले में रो, नेवर इन फ्रंट ऑफ पब्लिक और गर्ल्स। भाई के साथ अपने रो सकते हो शायद, मैं तो माँ के अलावा और कोई नहीं बोलता हूँ। तो मेरा इस पे ये पर्सपेक्टिव है। अगर आप मेरे मुंह से ऐसा आंसर सुनना चाहते थे कि बहुत गलत किया, शी इज अ लो वैल्यू वुमेन, ब्रो नहीं, मैं सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करता हूँ। दैट इज व्हाट मेक्स मी अ हाई वैल्यू मैन। मैं अपनी खुशी, इमोशंस के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। ये है मेरा पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम लोग हाई वैल्यू पे बात कर रहे हैं, तो थोड़ा डिफरेंट है, बट मेरा ये ओपिनियन है इसके ऊपर। और मेरे ख्याल से हर किसी आदमी को यही माइंडसेट के साथ आगे अपनी लाइफ को चलाना चाहिए। बिल्कुल, कि आपको एक हाई वैल्यू मैन की तरह सोचना भी पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ आप बोल रहे हो, वो सोचना भी पड़ेगा आपको। बिल्कुल। हाई वैल्यू मैन कभी भी कंप्लेन नहीं करता है, वो अपनी चीजों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। ये बिहेवियर इंपॉर्टेंट। सो जाते जाते सार्थक भाई, मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता जी। हूँ, और ये करंट सिचुएशन पे है आधारित। बिग बॉस अभी चल रहा है ओटीटी पे, राइट। आप देख रहे हैं? मैं बिग बॉस तो नहीं देख रहा, लेकिन उसकी क्लिप्स आती रहती हैं यूट्यूब पे, अलग अलग न्यूज चैनल्स बताते रहते हैं, तो हाँ, वहां पे आ ही जाता है। तो जैसे कि अब बिग बॉस में पहली बार ओके, 2 यूट्यूबर्स एंटर करें, राइट। और वहां पे वो ऐसा पोर्ट्रे हो रहा है जैसे कि भाईचारा और ये सब रिलेटेड। तो मतलब आपको क्या लगता है, वहां पे एल्विश यादव और अभिषेक जैसे अब उसमें आए हैं, हाँ 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 हाँ। तो अब आपको क्या लगता है कि मतलब क्या
उसका जो सिनेरियो है क्या चल रहा है, कौन जीत सकता है वहाँ? देखिए मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं ज्यादा तो देखता नहीं हूँ, ना ही मुझे ज्यादा इन यूट्यूबर्स के बारे में पता है, क्योंकि मेरा फील्ड ऐसा है कि मुझे बहुत थिंक करना पड़ता है। तो मैं एक चीज बताता हूँ, लेकिन जितनी भी क्लिप्स मैंने देखी है ना, वहां पे मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोटिस की है वो है एलविश यादव। एलविश यादव का मुझे ये नहीं पता कौन जीतेगा, मैं सपोर्ट क्या, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ इस मामले में, क्योंकि मेरा इंक्लिनेशन इन चीजों में ज्यादा जाता ही नहीं है। लेकिन मैंने जितनी भी क्लिप्स देखी है कि कैसे एलविश यादव एकदम से ऑटोमेटिकली ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द हाउस। यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि यू शुड नो हाउ टू एडवर्टाइज योर सेल्फ लाइक दिस। ठीक है, आपको अपने आप को इस तरह से एडवर्टाइज करना आना चाहिए। वो बंदा जब भी बोलता है ही इज ऑलवेज स्पीकिंग ऑफ हिज वैल्यू। वो लड़ाई को भी अवॉइड नहीं करता है, जो फिजिकल जो वोकल कन्फ्रंटेशंस हैं, जो वोकल लड़ाइयां हैं, वो उसको अवॉइड ही नहीं करता। तो ये जब चीजें वो उसका एग्रेशन भी दिखता है, ये एग्रेशन वगैरह ये जो दिखता है ना, दीज थिंग्स, ये चीज आपको आनी चाहिए। जो उसका बॉडी लैंग्वेज है वो सबको कलेक्ट कर लेता है। सब लोग, एवरीबडी वाज हेटिंग पूजा भट्ट शायद, तो मैंने जितना देखा था कि हाँ पूजा भट्ट और उनके साथ कोई है, उनको काफी लोग नापसंद कर रहे हैं। लेकिन आप देखो एलविश यादव के वो कितना क्लोज आ गई है, हाँ। है ना, क्योंकि अभी मैंने देखा था उनका। तो मैं ये चीज बता रहा हूँ कि उस बंदे को लोगों को कलेक्ट भी करना आता है और लड़ना भी आता है। बॉडी लैंग्वेज भी ओपन है, व्हेन ही स्पीक्स इट इज लाइक अ कमांड। ये चीज है जो मुझे सबसे बेस्ट लगी। ट्रू। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? जैसे अब देखो ये एक तरफा हो गया एक तरीके से ना, क्योंकि YouTube के जब 2 महारथी आ चुके हैं हाँ। बिग बॉस में, तो बाकी तो साइड हो चुके हैं। हाँ। और हम लोग भी अगर देख रहे हैं बिग बॉस तो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की वजह से देख रहे हैं, राइट, एल्विश और अभिषेक की वजह से। तो आपके हिसाब से फाइनलिस्ट तो यही होने हैं हमारे हिसाब से, हाँ। ठीक है, लेकिन इनमें जीतेगा कौन? और आपको क्या लग रहा है जो भाईचारा वहां दिख रहा है ये रियल है? मेरे को देखो, भाईचारा तो हो सकता है ऑफ स्क्रीन हो, लेकिन उस शो में मुझे पता है कि दे बोथ नो, जो फुकरा इंसान है और जो एलविश यादव है, उन दोनों को अपने मन में पता है कि ही इज माई बिगेस्ट कॉम्पिटिटर एंड आई एम हिज बिगेस्ट कॉम्पिटिटर। तो वो लोग एक हारमोनी में इसीलिए चल रहे हैं कि हम लोग एंड में देखेंगे जो होना है। ठीक है, तो ये चीज है, दे नो, वो भले ही कितना भी भाईचारा है, बहुत अच्छी बात है, बट वो एक दूसरे से दे नो कि वो लोग बिगेस्ट कॉम्पिटिटर है। दूसरी चीज, अभी देखो जो ज्यादा अटेंशन लेके आता है शायद बिग बॉस पे, वो एंड तक रहता है, क्योंकि फिनाले सबसे ज्यादा लोग देखने चाहिए। अगर मैं साइकोलॉजी पे बात करूंगा, जो नॉन इंटरेस्टिंग लोग अगर बचेंगे तो कोई लास्ट तक क्यों देखेगा? अटेंशन कैसे आएगी, सस्पेंस कैसे आएगा? तो ये एक बात है। तो मैं तो ये नहीं बोल सकता हूँ कौन जीतेगा, बट हाँ भाई थोड़ा बहुत ओपिनियन जो है मेरा वो मैंने दे दिया। पुनीत सुपरस्टार के बारे में क्या राय है आपकी? मेरे देखो बहुत नेगेटिव उसके बारे में जो भी हो, उसके अंदर कुछ कुछ लीडरशिप क्वालिटीज भी क्या बोलूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उससे सीखनी चाहिए कि डोंट गिव अ फक अबाउट व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। अभी एमसी स्टैन ने भी उसको बोल दिया था कि तुम्हें सब क्रिंज समझते हैं, लेकिन उसने क्या बोला एमसी स्टैन को रिप्लाई में, आपको जो लगता है वो हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। इसका मतलब दूसरों का जजमेंट, उसकी जो खुद की सेल्फ इमेज है उसको ओवर पावर नहीं किया। आपके बोलने से मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ वो चेंज नहीं हुआ। वो चीज भाई बहुत मुश्किल है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे मैच्योर लोगों में नहीं होती है जो ये चीज है उसके अंदर। एंड आई एम वेरी हैप्पी, ही इज अ एग्जांपल ऑफ दीज थिंग्स। वो भले ही जो भी करता है, तो आई लाइक हिम एट द एंड। चलो भाई, इस पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। मजा आ गया, बहुत लंबा पॉडकास्ट हुआ। एंड अब इस पे रिव्यू ले लेते हैं भाई का। भाई कैसा लगा आपको द वीटी शो में मेरे साथ? पहली बात तो वरुण भाई, आप इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं और कि कभी कभार क्या होता है बंदा जोन आउट हो जाता है बात करते करते। आपने मुझे भी होल्ड करके रखा, मेरे अंदर से ओपिनियन भी लिया। मैं किसी के बारे में बात नहीं करता हूँ, लेकिन आपने देखे मेरे ओपिनियंस लिए चीज़ों के बारे में, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा इनके साथ कॉन्वर्जेशन करने में। और मैं सभी को बोलूँगा, आप वीटी शो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मेरे भी जो भाई आ रहे हैं, मैं उनको बता दूँ भाई, ये मेरे जैसे और अच्छे अच्छे इंटरव्यू वाले लोगों को लेके आएंगे, काफ़ी नए नए ओपिनियंस आएंगे।
आप लोग जो मुझसे पूछते रहते हो ना भाई सार्थक चूतिया चल कुछ अब पैसे कमाने ये भी बता दे, हमेशा लौंडियाबाजी की बात करता है, भाई मेरी फील्ड है तो ऐसे लोगों को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए कि अगर आप फाइनेंस सीखना चाहते हो, लाइफ सक्सेस, क्योंकि हर एक को एक एक एलिमेंट है ना भाई, फुटबॉल में भी सब अलग अलग पोजीशन पे रहते हैं, तो मैं अपना रोल निभा रहा हूँ, बाकी आपको फाइनेंस वगैरह लाइफ का स्पिरिचुअलिटी की भी कभी कभार बात करते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करिए गाइस। सो गाइज अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और भाई को जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दे भाई सबसे पहले, और यूट्यूब पे भी जाके सब्सक्राइब करें और हमें भी इंस्टाग्राम पे फॉलो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर करें। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए सेलिब्रिटी के साथ, किसी नए यूट्यूबर के साथ। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जीते रहो अपनी जिंदगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय 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 मजा आ गई भाई।